बेटा सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने लास्ट टाइम तक अ, जो बात की है उसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास मतलब स्पेसिमेन पेपर्स आए हैं। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर के बाद एक और पेपर भी आया था, और उस पेपर के अंदर हम लोगों को ये कहा गया है, वालेकुम अस्सलाम, और उस पेपर में बेटा हमें ये कहा गया है कि मतलब उसमें हमें चीज़ें सॉल्व करनी है। तो डेफिनेटली हमें उसको आज डिस्कस करना होगा आज की क्लास में। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो भी इश्यूज हैं वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, आपको इन पे पेपर्स में ये भी करके जाना है, सॉल्व करके जाना है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख लें मेरे चैनल पे, वहां पर मैंने दोनों स्पेसिमेन पेपर्स अपलोड कर दिए, कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि पेपर में जाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो मैं हो सकता है 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं कराऊं क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, उसी जैसे क्वेश्चंस है। 15 मार्क्स वालों में ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको पक्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 60 मार्क्स हमारे यहीं से गेन होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू कैन सी हियर, और इसमें हमने करना क्या है, इसमें ही हमसे कहा गया है कि ये कह रहे हैं कि टेक वन बॉक्स to show which word accurately describes the scope of a variable declared in the procedure। तो जब भी आप बेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो दो तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। वेरिएबल की जो बेटा डिक्लेरेशन की टाइप होती है, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वो दो तरह से करते हो। या तो वेरिएबल जो होता है वो लोकल होता है, या फिर वेरिएबल जो होता है बेटा वो होता है ग्लोबल। ठीक है, अब देखें, ग्लोबल वेरिएबल बेटा ये वो वेरिएबल होता है जो प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके साथ पॉइंट जो मेंशन कर सकते हो वो आप ये लिख सकते हो कि स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, या इनसाइड द होल प्रोग्राम। ठीक है, तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज इन अ कंप्लीट प्रोग्राम या थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो स्कोप होता है, यानी आप ये कह सकते हो कि ग्लोबल नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ग्लोबल यानी थ्रू आउट दी प्रोग्राम। जबकि लोकल जो होता है बेटा ये डिफाइन होता है, अच्छा ग्लोबल डिफाइन होता है टॉप पे। ठीक है जी, मोस्टली हम इसे टॉप पे डिफाइन करते हैं। लोकल जो होता है बेटा इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं, लोकल को हम डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोसीजर और फंक्शन। सो आप ये लिख सकते हो कि इन प्रोसीजर और फंक्शन। तो बेटा ये प्रोसीजर के अंदर होगा या फिर फंक्शन के अंदर, और इसका जो स्कोप होगा वो वहीं तक ही होगा। ठीक है, तो यही बात वो ये कह रहा है, अगर आप सवाल पढ़ें, सो टेक वन बॉक्स टू शो विच वर्ड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर इन अ प्रोसीजर। तो वो लोकल है। सही है बेटा, तो लोकल वेरिएबल ये कहलाता है कि थ्रू आउट द प्रोसीजर ये मौजूद होता है, उसके बाहर नहीं। ठीक है, अच्छा फर्दर बात को आगे लेके चलें। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वैसे तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड बेटा अपलोड कर दिए थे मैंने, अगर आपने वो रिकॉर्डिंग्स देख ली होती तो वो आपको वहां से मिल जाते। लेकिन चले, कोई मसला नहीं है, मैं क्लास के एंड पे आपको एक दफा बता दूंगा, आपको हिंट भी दे दूंगा, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने बेटा इन्होंने 5 स्टेटमेंट्स बताई हैं, साथ में सूडो कोड स्टेटमेंट्स बताई हैं। तो वो कह रहा है आ स्टेटमेंट टू काउंट। आ स्टेटमेंट टू काउंट क्या होती है बेटा, जहां पे +1 से अपडेट हो रहा होता है। तो यहाँ देखो कहीं पे +1 से अपडेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये जो है वो स्टेटमेंट टू काउंट हो। सही है, फिर कह रहा है स्टेटमेंट टू टोटल। टोटल के अंदर हमेशा कोई डिफरेंट वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये हो गई आपके पास कोई न्यू वैल्यू ऐड हो रही है किसी प्रीवियस वैल्यू की। फिर कह रहा है स्टेटमेंट टू स्टार्ट अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप वाइल होता है,
ठीक है। तो वाइल को हम क्या कहते हैं बेटा, प्री कंडीशन लूप कहते हैं। अब कुछ लोगों को सवाल होगा सर फॉर काउंट क्यों नहीं है, बेटा फॉर काउंट कहलाता है प्री काउंट कंट्रोल लूप, इसको कंडीशन लूप नहीं कहते, इसको कहते हैं प्री काउंट कंट्रोल लूप। ठीक हो गई बेटा बात, तो ये यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट टू स्टार्ट पोस्ट कंडीशन लूप, पोस्ट कंडीशन लूप ये रिपीट है, सही है, क्योंकि इसमें हमेशा एंड में कंडीशन क्या हो रही होती है बेटा, चेक हो रही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपके यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 मार्क्स हो। चलें जी नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड using a single loop to output the average of 50 numbers that have been stored in the array number। तो नंबर के अंदर ऑलरेडी क्या किए हुए भाई, स्टोर किए हुए। आपको सिर्फ क्या निकालना है, एवरेज निकाल, इनपुट लेने को इन्होंने नहीं कहा। देखिए मैं जो प्रैक्टिस कराता था क्लास में, वो आप समझ लें कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही करा दिया करता था, क्योंकि उसके अंदर आपको मैंने इनपुट हमेशा लेने को कहा। लेकिन इस केस के अंदर वो क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको नहीं कह रहा कि आपने इनपुट लेना है। तो सिंगल लूप के थ्रू करना है तो यार सिंबल करें, काउंट कर ले, कोई मसला, फॉर का लूप चला लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। और जब आप कभी भी एवरेज निकालते हैं, सो यू मस्ट नो, मैंने क्लास में वैसे लिखा भी है कि ये बराबर होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बेटा नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो आपको, हमें पता ही है कि 50 है, तो डिवाइड 50 से ही करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि टोटलिंग भी तो करनी है। तो टोटलिंग का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आई टोल्ड यू कि टोटल का वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, टोटल ले लें सम ले लें वो मसला नहीं। ठीक है बेटा, जीरो से आपने इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद आपने लूप चला लिया फॉर काउंट, और उसके अंदर आपने रेंज दे दी 1 से लेके कहाँ तक बेटा, 50 तक की। और उसके बाद आपके पास क्या है बेटा, उसके बाद आपने टोटल करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टोर्ड है। इन्होंने क्या बात बोली है कि नंबर दैट हैव बीन स्टोर्ड, यानी ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, नंबर के एरे के अंदर ऑलरेडी डाटा स्टोर हो। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक एरे हो गया जो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है बेटा, 50 तक जा रहा है, और इसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, नम दिया। अब हो क्या रहा है बेटा कि इसके अंदर जैसे लेट सपोज 41, 21, 53 ऐसे कोई नंबर सेव, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको क्या करना है, टोटल करना है। तो उसके लिए तरीका यही होता है, तो आप एक टोटल का एक फॉर्मूला लगा लें। अब जैसे हम करते थे सूडो कोड में, तो मैं क्लास में क्या बताता था कि इनपुट लें और इस इनपुट को अपडेट करते हैं किसके साथ, टोटल के साथ। लेकिन यहाँ पर तो हमें इनपुट करना ही नहीं है। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आप नंबर, और उसके अंदर आपने यहाँ क्या दे देना है, इंडेक्सिंग के लिए काउंट दे देना, ताकि 1 हो पहले, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, इस तरह से 50 तक जाए। सही है बेटा? अब ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट कर लें, और उसके बाद फिर आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है बेटा। तो एवरेज का डायरेक्टली कर दें, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 50, और उसके बाद बेटा आप प्रिंट कर दें, आउटपुट लिख दें यहाँ पे, या प्रिंट लिख दें, आउटपुट एवरेज। ठीक है बेटा, अब देखें कितना आसान से सवाल इन्होंने दिया है, 50 मार्क्स। चलें यहाँ तक होपफुली कोई ऐसा मसला नहीं हो। फिर आगे चलें, कह रहे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द टेस्ट डेटा, इंक्लूड एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ टेस्ट डेटा इन योर आंसर। यानी कि हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है इसको। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि टेस्ट डेटा की जो है वो 4 कैटेगरीज होती हैं। टेस्ट डेटा जो होता है वो बेटा 4 तरह से डिफाइन होता है। एक आपके पास होता है नॉर्मल, नॉर्मल टेस्ट डेटा ये होता है कि डाटा शुड बी एक्सेप्टेड इन अ गिवन रेंज। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि एब नॉर्मल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट है या जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई है, उसको चेक करना होता है कि वो एब नॉर्मल डाटा के ऊपर एरर दे रहा है या नहीं। फिर हमारे पास होता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं एक्सट्रीम डाटा। एक्सट्रीम डाटा वो होता है जो एक्सेप्टेड होता है, लेकिन ये लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है। और लास्ट होता है बाउंड्री डाटा, इसके अंदर आपके पास
एक्सट्रीम और एबनॉर्मल का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि हमें पता चले कि बाउंड्री यानी लास्ट एलिमेंट कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये लोअर साइड के ऊपर भी होता है और हायर साइड के ऊपर भी। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, टेस्ट डेटा हम क्यों यूज करते हैं, टू इंश्योर दैट प्रोग्राम इज एक्सेप्टिंग करेक्ट वैल्यू या वैलिड वैल्यू एंड रिजेक्ट इनवैलिड वैल्यू। सही है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, अब वो नाम ही आप दे दें सिंपल, नॉर्मल टेस्ट डाटा लिख दें, ठीक है, या फिर आप जो है वो एब नॉर्मल टेस्ट डाटा बोल दें। सही है बेटा, तो ये चीज आपने क्या करनी है, ये चीज आपने मेक श्योर करनी होती है। चलें, अब यहाँ तक होपफुली कोई ऐसा मसला नहीं। फिर एक सवाल हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली है, यहाँ पर इन्होंने बात बोली है, डिस्क्राइब हाउ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। कैसे जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट इस्तेमाल किए। असल तो मकसद ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। बेटा वेरिएबल कांस्टेंट का काम होता है डाटा को स्टोर करना। सो दीज आर यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो हमारे पास अच्छा कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है नहीं। तो ठीक है, पहले तो आप ये बता दें कि दोनों होते क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहले तो आप ये बता दें, क्योंकि इन्होंने डिफरेंसेस भी नहीं बोला और इन्होंने कॉमन पॉइंट भी नहीं बोला, जनरल एक बात की है इन्होंने कि दोनों के बारे में बताना है। तो आप ये बता दें कि वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर सिंगल वैल्यू। ठीक है जी, एक पर्पस हो गया। दूसरा, अब वेरिएबल की डेफिनेशन बता दें कि वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, वेरिएबल कैन बी चेंज, वेरिएबल जो है बेटा वो चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। जबकि कांस्टेंट्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं। कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों के साथ ऐसा लगा, विल नॉट या विल बी सेम थ्रू आउट दी प्रोग्राम। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है बेटा, बात यहां तक क्लियर हो गई। बात चलें, जबरदस्त। अब आगे चलें सर, एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था। और इसमें ये होता है कि ये बेसिकली जो है ना ये इसको आप कह सकते हो, स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं इसको हम। ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच होती है कि आप एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हो, जब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो इंडिविजुअली टास्क नहीं बन जाते। ठीक है। यानी कि हर मॉड्यूल जो है ये मॉड्यूल कहलाते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनते हैं, सब मॉड्यूल्स उसके भी सब मॉड्यूल्स होते हैं, और जब तक होते हैं जब तक ये इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है बेटा।
तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसके पूरे सिस्टम को रीड करना है ताकि आपको पता चले कि मॉड्यूल्स हो कौन कौन से सकते हैं। तो कह रहा है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम्स, यानी एक कंप्लीट सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम फूड ऑर्डरिंग का। और ये फर्दर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे सब सिस्टम्स में, या सब सिस्टम्स वाले बेटा। फिर इन्होंने इसके अंदर देखें जो कॉन्सेप्ट है ना इसका वो यही है कि आपने जो लूप वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है। इसके अंदर ज्यादातर तीन चीजें आपको कवर करनी होती है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, और लास्ट आपके पास बेटा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आपने इनपुट करना है, प्रोसेस करना है और आउटपुट। तो अब इसको हिस्सों में डिवाइड करें। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही ये पूरा रीड करेंगे ना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इनपुट क्या हो रहा है, फिर प्रोसेस क्या हो रहा है, फिर आउटपुट। तो अलाउज द यूजर टू एंटर द डिटेल ऑफ अ फूड दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूजर ने इनपुट कर, तो जब ऑर्डर करना है तो यूजर को अलाउ करना है। ठीक है, एक चीज हो गई। अच्छा, अब जो ये फूड ऑर्डर करना चाह रहे हैं अ, उसमें हमने इनपुट के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या देनी है और आउटपुट में इंफॉर्मेशन क्या देनी है, ये चीज जरूरी है। फिर क्या कह रहा है नीचे वाले पार्ट के अंदर, कह रहा है डिस्प्ले फूड अवेलेबल एज पिक्चर्स और अ लिस्ट। तो एक तो डिस्प्ले वाला एरिया आ जाएगा आपका, डिस्प्ले फूड, और एक तरफ आ रहा है यूजर एंड इनपुट के नाम से। एक तरफ तो हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन यूजर इनपुट कह लीजिए आप इसको। अब इस यूजर इनपुट को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करें या दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये हमें देखना। एक चीज तो ये है कि ये वाली चीज तो खैर बाद में होगी। पहले वाली कह रहे हैं, कह रहा है कि यूजर को हमने डिटेल्स अलाउ द यूजर टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द फूड दे वांट टू ऑर्डर। तो इसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जब भी जो है वो उसको वो एंटर करें। ठीक है। और इसने फिर क्या करना है, साथ साथ पे भी करना है। तो ऑप्शन सिलेक्ट भी करना है, एंटर भी करना है, और साथ साथ उसको डिस्प्ले भी नजर आएगा। तीन चीजें आ रही। एक तरफ हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होगा बेटा, आप इसे कह दीजिए डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास बेटा आ रहा होगा एंटर डिटेल्स। तो आप यहाँ लिख दें एंटर डिटेल्स, पूरा ही लिख दें या एंटर लिख दें, एंटर डिटेल्स। ठीक है। और आखिर में फिर आपने क्या देना है सर, आखिर में फिर आपने बिल पे कर। ठीक है। पे, या बिल पेमेंट लिख दें, एक ही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल पेमेंट लिख दें आप यहाँ पे। ठीक है बेटा, बिल पेमेंट आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी तरफ क्या है, डिस्प्ले फूड अवेलेबल। तो डिस्प्ले जो फूड अवेलेबल होंगे वो डिस्प्ले होंगे या आउटपुट होता है। तो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा डिस्प्ले फूड। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, लिस्ट है या पिक्चर्स है। एक तरफ बेटा आप यहाँ पे लिखते हैं पिक्चर्स, और एक तरफ आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट। ठीक है बेटा। बेटा कोशिश करें वर्डिंग्स जो उठाए ना वो आप यहीं से उठाएं। बाय नाउ लिखेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी बाय नाउ वाली बात की ही नहीं जा रही।
सही है, तो आपने ज्यादातर कोशिश करनी है वो वर्डिंग्स हो जो आपके क्वेश्चन के अंदर क्या हो यहाँ पे मेंशन। ठीक है, चलें, अब यहाँ तक हो गई बात क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। और अब ये सवाल, अच्छा मैं पॉज करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं चाहूंगा कि ये अब आप लोग भी जरा इसको सॉल्व करें और फिर उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कमेंट मत कीजिएगा अभी, पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद इंडिविजुअली डिस्कस कर लें, फिर जब पूछूं तो यहाँ कमेंट कीजिएगा ताकि सब लोग एटलीस्ट सोच लें। देखिए बेटा, कोडिंग जब भी करते हैं यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू एनालाइज। जब तक आप चीजों को थिंक नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, ठीक है जी, तो आपकी लॉजिक बिल्ड नहीं होगी। मैं एक सवाल कर रहा हूँ 1000, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग। ठीक है, तो कोडिंग ऐसे ही होती है। देख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब इसके अंदर इन्होंने जो बात की वो ये की, द एनर्जी एफिशिएंसी इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द परसेंटेज ऑफ यूजफुल एनर्जी आउट कंपेयर्ड विद द टोटल एनर्जी इन। अच्छा, चलें फर्दर इन्होंने क्या बात की है। मतलब सबसे पहले इन्होंने बात ये की है कि जो एनर्जी है, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर अप्लायंस, एक मोटर अप्लायंस है उसकी एफिशिएंसी जो मेजर हो रही है वो परसेंटेज के अंदर हो रही है कि कितनी एनर्जी आउट हो रही है कंपेयर्ड विद द जो एनर्जी इन हो रही है। सही है, उसकी कंपैरिजन कह रहा है। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन अ सूडो कोड टू कैलकुलेट द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन अप्लायंस। हमने कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी एफिशिएंसी। कह रहा है वैल्यूज फॉर टोटल एनर्जी इन एंड यूजफुल एनर्जी आउट आर इनपुट। तो हमें वैल्यूज जो टोटल एनर्जी सिस्टम में इन हो रही है वो, और यूजफुल एनर्जी आउट जो है वो इनपुट, ये दोनों की दोनों चीजें इनपुट हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि टोटल एनर्जी इन एंड टू यूजफुल एनर्जी आउट। सही है, फिर उसके बाद कह रहा है द एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एंड आउटपुट एट परसेंटेज द एंट्री ऑफ अ नंबर -1 आइदर फॉर आइदर वैल्यू स्टॉप द एल्गोरिथम। आइदर वैल्यू मतलब कह रहा है कि दोनों में, चाहे एनर्जी इन हो चाहे एनर्जी आउट हो, दोनों केसेस के अंदर अगर ये -1 हो जाती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो चलें यहीं से ही बात को शुरू करते हैं। रिपीट का लूप लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा, रिपीट का लूप सबसे पहले देखें, कॉल अंडरस्टैंड करें, जब भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर मैं बता देता हूँ वेरिएबल का मसला होता है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट की मिसप्लेसमेंट होती है कि वो अंदर होगा या बाहर होगा, लूप के अंदर होगा या लूप के बाहर होगा। और तीसरी टाइप कैटेगरी बेटा ये होती है कि जो है वो जब आप लूप की कंडीशन लगा रहे हो तो लूप की कंडीशन जो है वो आपकी कहाँ पे जाके जो है वो स्टॉप हो रही है। तो वाइल के लूप के लिहाज से अलग होगा, रिपीट के लिहाज से अलग होगा। रिपीट के लूप की कंडीशन को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वैल्यू जैसे ही -1 होगी प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ तो इन्होंने क्या लिखा है, -1 नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये होगा कि ये और तो लगा दिया, और तो ठीक है कि टोटल एनर्जी भी -1 नहीं हो तो चलेगा लूप, और यूजफुल एनर्जी आउट भी -1 नहीं हो तब चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात, इसके अकॉर्डिंग जो अभी मेंशन। जबकि हमें होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि जैसे ही टोटल एनर्जी इन -1 आ जाए या टोटल एनर्जी या यूजफुल एनर्जी आउट -1 आ जाए, तो दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये एरर हो जाएगा। सही है, रुक जाएगा प्रोग्राम। अभी क्या है, ये एरर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लाइन हो गई इसके ऊपर हमने एक एरर फाइंड कर लिया, उसकी करेक्शन भी मैंने आपको बता दी। तो लाइन नंबर आपके पास यहाँ पे 11 आ गई बेटा। ठीक है, और इसका जो आउटपुट स्टेटमेंट आ जाएगी वो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे कि अनटिल करेंगे आप पहले तो। ठीक है, सो यू विल राइट हेयर अनटिल, और अनटिल के साथ आपने यहाँ पे क्या लिख देना है बेटा, टोटल एनर्जी इन इज इक्वल टू -1। -1 आ जाए, वो कह रहा है कंडीशन कि नहीं हो -1 तो चलेगा। सही है जी, तो यहाँ पर बेसिकली हमें -1 पे रोकना है, चलाना थोड़ी है। ठीक है, वहां पर -1 जब नहीं होगा, यानी जैसे मैंने, लेट सपोज आप इस तरह समझ लो कि जैसे मैंने दोनों -1 दे दी। ठीक है, तो प्रोग्राम रुक नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बल्कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इसमें क्या हो रहा है, नॉट इक्वल है ना ये। तो अगर मैंने कहा 25, तो 25 इज नॉट इक्वल टू -1, तो प्रोग्राम यहाँ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जबकि यहाँ तो चलना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और रुकना कब चाहिए, जब -1 आए तो हम इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे। और अगर इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा 11, तो 11 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये तो पहली दफा में ही रुक जाएगा अगर ये इस तरह की बात हुई तो, क्योंकि 11 जो है वो -1 के बराबर नहीं होता, तो ये वाली बात गलत है।
फिर आप इक्वल टू वाली बात। सही है बेटा, तो अब यहाँ पे आप लिखते हैं यूजफुल एनर्जी आउट इज इक्वल टू -1। ठीक हो गई बात, एक एरर यहाँ आ गया। अब इसके अलावा बेटा देखें, अब हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है। अब वेरिएबल जरा देखें, वेरिएबल टोटल एनर्जी यूजफुल एनर्जी आउट, ठीक है। और इफ ये -1 के बराबर हो, साथ साथ अच्छा ये देखें, ये एरर आ गया, हमें नजर आ गया। यहाँ क्या लिखा, यूजफुल एनर्जी, और इनपुट क्या हुआ है यहाँ, यूजफुल एनर्जी आउट। तो ये क्या होना चाहिए, यूजफुल एनर्जी को यूजफुल एनर्जी आउट होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन नंबर कौन सी हो गई बेटा, 6 हो गई। करेक्शन आप लोग कर लेंगे, ठीक है जी। और अब एक और एरर आपका रह गया है। अच्छा वो एरर क्या है, वो एरर ये है, वो कह रहा है टोटल एनर्जी इन -1 हो, और अच्छा अगर हम और लगाते हैं यहाँ पे, नहीं सही है, एंड ही ठीक। जब दोनों ही -1 नहीं होंगी तभी वो कैलकुलेट करें, सही है। अच्छा जो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी ठीक आपने प्रिंट किया है। अच्छा हाँ, ये एरर आ गया ना, लाइन नंबर 5, आउटपुट 2 दफा आ रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इनपुट होना चाहिए। तो लाइन नंबर इनपुट 5 हाँ। के ऊपर भी, 5 के ऊपर भी एरर। समझ आ रही है बेटा, सही है। तो ये इस तरीके से आप इसको क्या करोगे बेटा, एरर को फाइंड करेंगे। बाकी करेक्शन आप लोग कर लेंगे। लाइन नंबर सर 5 के 6 ऊपर अच्छा सही सही। 5 की जगह इनपुट हो जाएगा, और 6 के अंदर आपने यूजफुल एनर्जी आउट कर देना है, जबकि यूजफुल एनर्जी लिखा हुआ है। अच्छा फिर उसके बाद कह रहा है कि राइट सूडो कोड टू चेक फॉर एन एफिशिएंसी ऑफ 92% और ओवर फॉर दिस अप्लायंस एंड टू आउटपुट ए रेटेड इफ द एफिशिएंसी इज 92 और अबव। सॉरी 92 एफिशिएंसी अगर हो या उससे ज्यादा हो, क्या लिखा आना चाहिए, फिर लिखा आना चाहिए हमारे पास ए रेटेड। तो इन्होंने इसके लिए सूडो कोड बोला है, स्टेटमेंट 2 मार्क्स का है, तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, या लूप के बाद आप करेंगे, ठीक है, या लूप के अंदर बल्कि कर सकते हैं ये काम, लेकिन हमने खैर ये लूप वाली बात कहनी नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि जो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल क्या एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी ही है। इसका ख्याल रखिएगा कि आप वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किस में वेरिएबल में वैल्यू सेट कराई है, एफिशिएंसी में सेट कराई, ठीक है। तो आप यही बात लिखेंगे, इफ एफिशिएंसी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 92, क्योंकि इक्वल टू इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसके बराबर होनी चाहिए। तो देन देन करके आपने क्या आउटपुट करना प्रिंट है बेटा, वो देन आउटपुट ए रेटेड। ए रेटेड, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एंड इफ आई। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने कितने कर लिए बेटा, 6 क्वेश्चन कर लिए इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट उसके अंदर, वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करेंगे। बाकी ये फ्लो चार्ट वाले सवाल हैं और डेटाबेस के सवाल, ठीक है जी। जरा जल्दी से बल्कि एक काम करें कि